हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर एल.आर. शर्मा बियॉन्ड बुक के माध्यम से फिर आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा चल रही है इंजीनियरिंग के बाद रोड मैप पर। हमने डिस्कस की कि इंजीनियर के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या सेक्टर्स हैं, उनको समझना है, उनकी आवश्यकताओं को समझना है, क्वालिफिकेशन के डिफरेंस को समझना है और हम ये चर्चा करते हुए कैरियर के लिए कैसे तैयार करना है, सीवी कैसे फ्रेम करना है और इंटरव्यू अटेंड करने के बारे में भी चर्चा की और आप तक पहुंच गए। अब आपने इंटरव्यू और इंटरेक्शन दे दिया है, जिस कंपनी में भी अप्लाई किए हैं, उसके बाद की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस सीरीज के ख़त्म होने के बाद में हम इस के हर एक चैप्टर को डिटेल में ग्राफ और एडवाइस की क्वांटिफिकेशन मीन कि आपको हम पिक्टोरियल डिटेल बताएंगे कि हम जो कह रहे हैं उससे हमारा क्या तात्पर्य है, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और इनको हम अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही कोई नई चीज़ आती है वो आप तक लाते रहेंगे ताकि आप अपडेट रहें और अपने को उसके अकॉर्डिंग रीएडजस्ट कर सकें। जैसा कि हमने कहा है, ये प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर अपडेट होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे और वक्त के साथ अपने को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहतर होगा और जितना आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में उतना ही आगे पहुंचेगा और इस चर्चा का पूरा फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक पहुंच रहता रहेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। हाँ, तो हमने बताया आपको कि आपने इंटरव्यू अटेंड किया और इंटरेक्शन हो गई। उसके आगे क्या है? उसके आगे हो सकता है आपकी जॉब वहाँ पे लगे या ना लगे, आपको और इंटरव्यू देने पड़े। तो इसका मतलब वो आपका आखिरी इंटरव्यू हो सकता है या नहीं भी हो सकता, और उस वक्त के लिए आखिरी हो सकता है। आगे आपके अपने विकास के लिए फिर इंटरव्यू देने पड़ेंगे, उनके लिए भी अलग से हम टिप्स आपको बताएंगे। पर हम अब बात कर रहे हैं कि आपने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में जो इंटरव्यू दिया है उसके बाद आगे क्या। दोस्तों, आप एग्ज़ाम दे करके जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते थे तो तुरंत अपना पेपर जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करते थे और घर जा कर के अपने ट्यूटर से, अपने पेरेंट्स से, और अगर कोई भी नहीं है तो आप अपनी जो रेफरेंस बुक हैं जिनसे पढ़ते थे उनके साथ में उनको मिलान करते थे और देखते कि आप क्या सही करके आए या क्या गलत करके आए। फ़र्क कितना है कि जो एग्ज़ाम करते थे उसमें आपको मार्क्स मिलते थे और यहाँ पर जो इंटरव्यू दे के आए इसमें आपको मनी मिलेगा। तो बहुत आवश्यक है कि आप अपना इंटरव्यू के बाद में उसको एनालाइज करें, जैसे कि एग्ज़ाम पेपर के लिए, और ये देखें कि उस इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए और आपने उनके क्या जवाब दिए, क्या वो जवाब सही थे। हो सकता है आप एग्ज़ाम पेपर में पेपर मिलता है आपको तो आप उसके रेफरेंस में चेक करते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई पेपर नहीं होता तो आपको अपने दिमाग में रखना होता है। आप पूरी सीरीज को, आप जो इंटरव्यू का पूरा एपिसोड है उसको अपने माइंड में रख करके उसको देख सकते हैं और छोटी छोटी बातों को आपने देखना है और उसको एनालाइज करना है कि आप की ड्रेसिंग कैसी थी, आप कैसे घुसे, आपको देख करके जो इंटरव्यूअर थे उनके बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस आए या उनके फेस पे क्या इंप्रेशन आए, आपसे जो सवाल पूछा गया आपने कितने कॉन्फिडेंस से उनके उत्तर दिए, क्या आपको सारे प्रश्न आते थे, क्या प्रश्न इंडस्ट्री से रिलेवेंट थे, जो रिलेवेंट नहीं थे वो फिर किससे रिलेवेंट थे, आपसे अपने निजी सवाल कौन से पूछे गए, क्या अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया या क्या अपनी बात पूरी की पूरी कम्युनिकेट कर पाए, क्या अपनी स्किल और एक्सपर्टाइज को आप बता पाए। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपने इंटरव्यू के बाद एनालाइज करनी है, आप सिलेक्शन हो गया है या नहीं हो गया है। ये आपको दो तरह से फ़ायदा देंगी। एक तो आप आगे जो इंटरव्यूज़ कभी आप देंगे अपनी ग्रोथ के लिए उसमें आपको फ़ायदा देंगी। दूसरा, कभी आप उस पोजीशन पे पहुँचे जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा देंगी और ज्ञान देंगी।
कई बार क्या होता है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, पर फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं, यू आर सरप्राइज्ड, यार एवरीथिंग वाज गुड, देयर वाज ए वैकेंसी, आई वाज मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन, आई रेस्पॉन्ड ऑल देयर क्वेश्चंस वेल, I was having all the requisite qualifications and skills and expertise, but still I did not given chance. While somebody else who was, if you came to know, somebody else who was having less qualification or less education is being given chance. दोस्तों, इसको बहुत बारीकी से एनालाइज करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वालिफाइड हैं इसलिए और ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो दे चूज अमंग द बेस्ट, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, या आपने बातों बातों में ऐसा बताया हो कि यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू द हायर स्टडी, यू आर मोर इंटरेस्टेड टू द गवर्नमेंट जॉब, यू आर मोर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस लेटर ऑन। हो सकता है सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ना सिलेक्ट किया गया हो, क्योंकि आपका जो टेन्योर है, जो भविष्य है, उस कंपनी को नहीं लगा कि आप उनके साथ ज़्यादा दिन रुकोगे, क्योंकि आपकी इंटेंशंस दूसरी हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, बट उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि आप जिस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मेरा ये पहला सब्जेक्ट था पिछली बार कि अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब प्रोफाइल, और अपने को एक्सप्लेन करते वक्त में ये बड़ा ध्यान से आपने देखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, उनको क्या बता रहे हैं। हाँ, आप ज़्यादा फोकस कीजिए जिस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोफाइल को अप्लाई कर रहे हैं उसी पे फोकस कीजिए, उसी के बारे में बताइए। उसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे रीजन हो कि जो आप समझ रहे हो कि आपने जो किया है वो ठीक किया है, आपने बातों बातों में कह दिया हो कि यू डोंट वांट टू रीलोकेट एनीवेयर, you want to be limit of yourself to that दिल्ली, नोएडा और बॉम्बे, और जो कंपनी की जॉब प्रोफाइल है उसमें ये डिमांड है कि आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू मे बी गो आउटसाइड, या आपने कोई ऐसी चीज़ बता दी हो कि आपको एस्थमेटिक है या कोई आपको बीमारी है। हालांकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके इंजीनियरिंग प्रोफाइल में, बट कंपनी की पॉलिसीज़ हो कि भाई वो किस किस बीमारी के वाले लोगों को नहीं लेती है। जो पोजीशंस आप वहाँ पे ओपन हुए हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस हों, कि उस पोजीशंस पे किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, या जॉब वैकेंसी तो ऑलरेडी वो सिलेक्ट कर चुके हैं बट उसके बावजूद भी दे आर लुकिंग समथिंग बेटर। ठीक है भाई, वैकेंसी तो उन्होंने शॉर्ट आउट कर लिया एक बंदे को, पर उनको लगता है कि यार ज़रा मार्केट में देखते हैं कि अगर और बेहतर कैंडिडेट मिल जाए, उनके पास टाइम है अभी। सपोज़ कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, या कोई प्रोडक्शन शुरू होने वाली है, या कोई असाइनमेंट शुरू होने वाला है कंपनी का, उसमें 2 महीने का टाइम है अभी, एंड दे ऑलरेडी शॉर्टेड आउट 1 पर्सन, उन्होंने रख लिया है स्क्रूटनी करके। बट उनको लगा कि यार अगर हमें कोई बंदा मिल जाए उस पर के पास ये स्किल भी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस इंटेंशन से आपका इंटरव्यू लिया गया हो और आप उस फ्रेम में फिट ना हो रहे हो सकता है उसके लिए आप अंडर क्वालिफाइड हो। देयर में भी अदर रीजन्स आल्सो जो आपको पता नहीं होते, क्योंकि इंडस्ट्री में मेनली 3 तरह के लोग होते हैं एक ही पोजीशन पे। एक तो होते हैं एग्जीक्यूटर जो रियल काम करते हैं, एक होते हैं फिलर्स, हेड काउंट्स, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली ज़्यादातर ये एक्चुअली सर्विस इंडस्ट्री में और इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। क्लाइंट ने कहा है कि आपको इतने लोग इस पोजीशन पर रखने हैं। और एक होते हैं जो उस में ना तो फिलर्स होते हैं, हेड काउंट्स होते हैं, और ना ही एग्जीक्यूटिंग होते हैं, बट दे आर ए परफॉर्मर हु परफॉर्म ऑन द ग्राउंड। नाउ देयर में यू मे आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटर एंड परफॉर्मर। एग्जीक्यूट फिनिशिंग टच देता है, ये तो ना धोनी को एग्जीक्यूटर कहा जाता है, क्योंकि सब लोग रन मार करके आ गए हैं और 15-20 रन चाहिए और 5-7 गेंद बची हैं, तो ही वॉज द फिट पर्सन कि जो थोड़ा सा अश्योर था कि यार 5-7 गेंद में ये बंदा 15 बंद में ठोक देगा। तो दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर, जो एग्जीक्यूट करते हैं फाइनली। रस्सी वस्सी बना दी, सब कुछ हो गया, बट फाइनली जो हैंग करेगा वो है।
तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको साउंड करते हुए, कि आपने इंटरव्यू देने के बाद भी अपने को एनालाइज करना है और देखना है, उससे डिसहार्ट नहीं होना है। उसको एनालाइज करके आपने उनको नोट करना है कि आगे आने वाले इंटरव्यू में जो इस बार मैंने कमी छोड़ी है, या फ्यूचर में जो मैं अपना विकास के लिए इंटरव्यू दूंगा उसमें जो मुझे करना है, उसको मैं अभी से ही रखूं। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स क्या होता है वो आपने डिसाइड करना है। और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बात है, एक्सपेक्टेशंस। नॉर्मली पूछा जाता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, खास तौर पे बता रहा हूँ भाई, कुछ तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके नॉर्म्स होते हैं, वो बता देते हैं आपको भाई हमारे यहाँ इस पोजीशन पे नॉर्म्स हैं। पर दोस्तों इस एक्चुअली जो ज़्यादातर बड़ा सेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं 90%, उसमें नॉर्म्स जो हैं वो तो चेंज भी हो जाते हैं। आजकल तो मैंने देखा है कि कॉरपोरेशंस में भी नॉर्म चेंज हो जाते हैं अगर कोई बंदा सूटेबल मिलता है उनको तो, क्योंकि अभी ये ओपन हो गया है ना कि प्राइवेट कैंडिडेट्स को भी वो लोग चांस देते हैं, तो तब से वो नॉर्म्स भी चेंज होने शुरू हो गए हैं। दैट इज आल्सो आई हैव सीन। तो आपने देखना है कि जो आपने डिमांड किया है वो मार्केट के एट पार है या नहीं है, या आप पहले ही पूछ सकते हैं उनसे कि साहब लेट मी नो व्हाट इज योर बजट फॉर दिस पोजीशन। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको इंटरव्यू देने और इंटरव्यू के बाद में एनालाइज करने में कि उन सब चीज़ों पे क्या हुआ था, आपने उसको कैसे एड्रेस किया, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है जिसको आपने जोड़ना है। और अगर वो इस बार नहीं जोड़ी है तो अगली बार उसको एड्रेस करना है। मैं काफ़ी विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आप इन दो पहलुओं को बड़े ध्यान से देखेंगे कि इंटरव्यू कैसे देना है, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करना है, और साथ में इंटरव्यू के बाद आपको एनालाइज करेंगे, तो आपके सिलेक्शन चांस भी बढ़ेंगे और आपके ग्रोथ चांस भी बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं और बहुत चीज़ें क्लियर की हैं आपको। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है, प्रश्न है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने में बहुत मतलब अच्छा महसूस करूँगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके बाद में, और अगली बार जो चर्चा करने वाले हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सिलेक्शन हो गया है तो फिर वर्क प्लेस पे क्या करना है, आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, और हमारा विषय होगा दैट एट योर वर्क प्लेस। तो इसके साथ मैं ये आशा करता हूँ कि जो हमारा पूरा रोड मैप हमने बनाया है आफ्टर कॉलेज के बाद में, वो एक सीक्वेंस में सही जा रहा है। आप अपने मुझे विचार दें, अपने क्वेश्चन करें, ताकि मैं उनके ऊपर उत्तर दे पाऊँ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और इस कोरोना काल में अपने को बचाना, अपने अपनों को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जान है तो जहान है।